क्या किसी विधायक पर मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे सिर्फ इसलिए कि वो विधायक हैं बाकी अभियुक्तों से अलग कर सकते हैं? उनका ट्रायल अलग हो सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला भी दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है। ये मामला है मम्मन खान बनाम हरियाणा राज्य, है ना? जी बिल्कुल। और आज हम इसी फैसले पर विस्तार से बात करेंगे। ये फैसला विधायकों, विधान पार्षदों के जो आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई कैसे हो इस पर काफी रोशनी डालता है। सही। और हमारे पास आज की चर्चा के लिए स्रोत भी यही है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट और साथ में सीआरपीसी और जो नई संहिता आई है बीएनएसएस, उसके प्रावधान। वो जो दस्तावेज है विधायकों का विचारण संयुक्त या पृथक, उसी के आधार पर। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है समझना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, क्यों कहा, और ये जो जॉइंट ट्रायल और सेपरेट ट्रायल की बात है, संयुक्त बनाम पृथक विचारण, इसके पीछे कानूनी सिद्धांत क्या है और इसका आगे क्या असर पड़ेगा ये भी देखेंगे। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये मामला मम्मन खान बनाम हरियाणा राज्य, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताइए, क्या हुआ था इसमें? हाँ, तो अपीलकर्ता मम्मन खान ये हरियाणा में फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। अच्छा। मामला जुड़ा है 31 जुलाई 2023 को नूह जिले में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उससे। हाँ, वो तो काफी खबरों में थी। जी, तो उस हिंसा के बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई। 1 अगस्त 2023 को एफआईआर नंबर 149 और 150, और इन एफआईआर्स में मम्मन खान को भी अभियुक्त बनाया गया। ओह, और आरोप क्या थे? सुना है काफी गंभीर धाराएं थे। हाँ, आरोप काफी गंभीर थे। आईपीसी की कई धाराएं लगाई गईं, जैसे 148, 149 यानी दंगा और गैर कानूनी जमावड़ा, फिर 153A यानी समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, 379A, 395, 397 ये छीना झपटी और डकैती से जुड़ी हैं, वो भी घातक हथियार के साथ। बाप रे। और भी थी 427, 436 यानी आगजनी, 506 आपराधिक धमकी, 201 सबूत मिटाना और 120B आपराधिक षड्यंत्र, साथ में 107 यानी उकसाना भी। यानी आरोपों की लिस्ट तो लंबी और गंभीर है। तो शुरुआत में ट्रायल कैसे शुरू हुआ? क्या सबका साथ में ही चल रहा था? हाँ, शुरू में तो यही था। कई सारे अभियुक्त थे और कार्यवाही संयुक्त रूप से जॉइंट प्रोसीडिंग्स ही शुरू हुई थी। फिर जो अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश थे नूह में, उन्होंने अगस्त और सितंबर 2024 में 28 अगस्त और 2 सितंबर को 2 आदेश दिए। क्या आदेश थे वो? उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि वो विधायक मम्मन खान के खिलाफ अलग से चार्जशीट फाइल करें और साथ ही उनका जो ट्रायल है उसे बाकी सह अभियुक्तों से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। लेकिन क्यों? कोर्ट ने कोई वजह तो बताई होगी। हाँ, वजह बताई। ट्रायल कोर्ट का तर्क ये था कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ। हाँ, वो तो सांसदों विधायकों के केस जल्दी निपटाने को लेकर था। बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों की सुनवाई प्राथमिकता पे हो सके तो दिन प्रतिदिन के आधार पर, ताकि जल्दी फैसला आए। अच्छा, तो ट्रायल कोर्ट ने सोचा कि विधायक का केस अलग कर देंगे तो जल्दी निपट जाएगा, बाकी लोगों की वजह से रुकेगा नहीं। एग्जैक्टली, यही उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए ये सेपरेशन जरूरी है। तो फिर विधायक ने क्या किया? मान लिया ये फैसला? नहीं, उन्होंने इसे चुनौती दी। वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां उनकी याचिकाएं खारिज हो गईं। 12 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के तर्क को सही मान लिया। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें हस्तक्षेप किया और नतीजा ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो पृथक्करण वाले आदेश थे उन्हें रद्द कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्यों रद्द किया इन आदेशों को? सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं। सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि ट्रायल अलग करने का इकलौता आधार ये था कि अपीलकर्ता विधायक है। कोर्ट ने साफ कहा कि इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है। सिर्फ पद के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, कानून के सामने सब बराबर है ना? दूसरी बात प्रक्रिया को लेकर थी। ये जो अलग करने का आदेश दिया गया, उससे पहले न तो विधायक को कोई नोटिस दिया गया, न उनसे पूछा गया। अरे हाँ, और न ही प्रोसिक्यूशन ने ऐसी कोई मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने ये खुद से सुओ मोटो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो प्राकृतिक न्याय, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सीधा उल्लंघन है। भाई, जिसके बारे में फैसला ले रहे हो उसे एक बार सुन तो लो। हाँ, ये तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। और क्या कहा कोर्ट ने?
कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को अलग चार्जशीट फाइल करने का जो निर्देश दिया वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मतलब चार्जशीट कैसी बनेगी, जॉइंट बनेगी या सेपरेट, ये तय करना जांच एजेंसी का काम है, कोर्ट का नहीं। ये भी सही बात है। कोर्ट जांच की निगरानी कर सकता है, पर जांच कैसे करनी है ये निर्देश देना ठीक नहीं। और मामले के फैक्ट्स मतलब सबूतों के जुड़ाव के बारे में कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने इस पे भी ध्यान दिया। प्रोसिक्यूशन का केस था कि ये सब एक बड़े षड्यंत्र, एक लार्जर कंस्पिरेसी का हिस्सा है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ जो सबूत हैं वो आपस में बुरी तरह गुंथे हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। तो ऐसे में अगर आप एक का ट्रायल अलग कर देंगे तो वो पूरी कहानी, वो पूरा षड्यंत्र साबित करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जैसे एक पजल के टुकड़े अलग अलग दे दियो। बिल्कुल, एक ही गवाह को शायद 2 बार आना पड़े, हो सकता है गवाही में फर्क आ जाए, इससे पूरी प्रक्रिया उलझ जाती है। सही है। लेकिन फिर वो अश्विनी कुमार उपाध्याय वाले निर्देशों का क्या कोर्ट ने कहा कि तेज सुनवाई जरूरी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ किया है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय में जो शीघ्र निपटान की बात कही गई है वो अपनी जगह बिल्कुल सही और जरूरी है। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आप तेजी लाने के चक्कर में जॉइंट ट्रायल के जो स्थापित कानूनी नियम है, जो अनिवार्य नियम है, उनको ही अनदेखा कर दें। अच्छा, मतलब तेजी चाहिए पर कानून के दायरे में रहकर। बिल्कुल, स्पीड अपनी जगह है पर प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस और कानून के सिद्धांत भी उतने ही जरूरी हैं। दोनों में संतुलन चाहिए। समझ गया। तो मूल बात वही, कानून के सामने सब बराबर। एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि सिर्फ विधायक या सांसद होने से किसी अभियुक्त को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। ऑल अक्यूज्ड आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के वो सेपरेशन वाले आदेश रद्द कर दिए। केस वापस ट्रायल कोर्ट भेजा और कहा कि कानून के मुताबिक सभी अभियुक्तों का जॉइंट ट्रायल यानी संयुक्त विचारण किया जाए। ये फैसला तो जॉइंट ट्रायल के कानूनी सिद्धांतों को फिर से पुख्ता करता है। जरा इन सिद्धांतों पर थोड़ी और बात करें, मतलब कब साथ में ट्रायल हो सकता है, कब नहीं? हाँ, ये समझना जरूरी है। इसका जो मेन प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 223 में था और अब जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आई है उसकी धारा 243 में है। अच्छा। ये धाराएं बताती हैं कि किन सूरतों में एक से ज्यादा लोगों पर एक साथ मुकदमा चल सकता है। तो क्या कहता है कानून? सामान्य नियम क्या है? देखिए, सामान्य नियम तो सीआरपीसी की धारा 218 में है कि हर अलग अपराध के लिए हर अभियुक्त पर अलग मुकदमा चले। लेकिन धारा 223 अब BNSS 243 इसके अपवाद बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने ममन खान केस में इसी को समझाया। उन्होंने कहा कि जब कई अभियुक्त एक ही समव्यवहार मतलब सेम ट्रांजैक्शन के दौरान हुए अपराधों में शामिल हों या उनके अपराध आपस में ऐसे जुड़े हों तो उनका जॉइंट ट्रायल न सिर्फ हो सकता है बल्कि कई बार बेहतर भी होता है, डिजायरेबल होता है। ये एक ही समव्यवहार या सेम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है यहाँ? थोड़ा साफ करेंगे? हाँ, इसका मतलब है कामों की एक ऐसी कड़ी जो समय, जगह या मकसद की वजह से इतनी जुड़ी हुई हो कि उसे एक ही घटनाक्रम माना जाए। जैसे इस केस में नूह हिंसा एक घटनाक्रम थी और आरोप था कि सारे अभियुक्त उसी एक घटनाक्रम का हिस्सा थे। ठीक है, तो अगर अपराध और सबूत जुड़े हैं तो साथ में ट्रायल होना चाहिए। अलग ट्रायल कब सही होता है? अलग ट्रायल तब ठीक हो सकता है जब अभियुक्तों के काम बिल्कुल अलग-अलग हों, उनमें कोई कनेक्शन ना हो, या फिर अगर साथ में ट्रायल करने से किसी अभियुक्त के साथ पक्षपात मतलब प्रेजुडिस होने का गंभीर खतरा हो, यानी उसके साथ अन्याय होने की आशंका हो। जी, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझकर और ठोस वजहों के आधार पर ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस किसी का पद देखा और अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जॉइंट ट्रायल को लेकर कुछ खास सिद्धांत भी बताए ना, जिन्हें मौलिक प्रस्ताव कहा गया है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने 5 मुख्य बातें बताई हैं जो अदालतों को गाइड करती हैं जब वो ये तय कर रही हों कि ट्रायल जॉइंट हो या सेपरेट। वो क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। पहली बात तो यही कि सामान्य नियम अलग ट्रायल का है, पर सीआरपीसी BNSS की शर्तों के तहत या सेम ट्रांजैक्शन वाले मामलों में जॉइंट ट्रायल हो सकता है। ये अदालत के विवेक मतलब जुडिशियल डिस्क्रेशन का मामला है। ठीक है। दूसरी बात, ये फैसला कि ट्रायल साथ होगा या अलग, ये आमतौर पर कार्यवाही की शुरुआत में ही तय हो जाना चाहिए और इसके पीछे ठोस कारण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कभी भी बदल दिया। सही।
और तीसरा पॉइंट ये है कि फैसला करते वक्त कोर्ट को 2 चीजें देखनी चाहिए। पहला, क्या साथ में ट्रायल करने से किसी अभियुक्त के साथ अन्याय, प्रेजुडिस होगा? और दूसरा, क्या इससे कोर्ट का वक्त बचेगा या बेकार में देरी होगी, मतलब अनावश्यक बर्बादी तो नहीं होगी न्यायिक समय की। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। और चौथी बात शायद सबूतों से जुड़ी है। हाँ, चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि कानूनी तौर पर एक मुकदमे में जो सबूत दर्ज हुए हैं उन्हें दूसरे मुकदमे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो कितनी प्रक्रियात्मक जटिलताएं, मतलब प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। वही गवाह दोबारा बुलाओ, सबूत अलग अलग पेश करो, उनका मूल्यांकन अलग अलग करो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि मान लीजिए निचली अदालत ने गलती कर दी, जॉइंट की जगह सेपरेट कर दिया या सेपरेट की जगह जॉइंट कर दिया, तो सिर्फ इसी आधार पर ऊपरी अदालत उस फैसले को, मतलब दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को रद्द नहीं कर देगी। तो कब रद्द करेगी? रद्द तभी किया जाएगा जब ये साबित हो जाए कि इस गड़बड़ी की वजह से सच में अभियुक्त के साथ अन्याय हुआ है या न्याय की विफलता हुई है, मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। सिर्फ प्रक्रियात्मक गलती काफी नहीं है, उसका असर दिखना चाहिए। ये 5 बातें तो काफी हद तक स्थिति साफ कर देती हैं। आपने नई संहिता बीएनएसएस की धारा 243 का भी जिक्र किया। क्या इसमें पुरानी सीआरपीसी की धारा 223 से कोई बड़ा फर्क है? देखिए, मूल सिद्धांत लगभग वही है। बीएनएसएस की धारा 243 भी मुख्य रूप से वही 5-6 स्थितियां गिनाती है जहां एक से ज्यादा लोगों पर या एक ही व्यक्ति पर कई अपराधों के लिए एक साथ मुकदमा चल सकता है। जैसे एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़े अपराध, या अपराध आपस में ऐसे जुड़े हों कि एक के बिना दूसरा समझ ना आए, या फिर एक ही काम अलग अलग कानूनों में अपराध हो वगैरह। तो ये मूलतः सीआरपीसी वाले प्रावधानों को ही नए कोड में रखा गया है, थोड़े बहुत भाषा के बदलावों के साथ। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का और सुप्रीम कोर्ट के मम्मन खान वाले फैसले का निचोड़ क्या निकला? सार क्या है? निचोड़ा मतलब सार यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूती से कहा है, कानून के सामने समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये सबसे ऊपर है। किसी का विधायक या सांसद होना उसे कानून की सामान्य प्रक्रिया से कोई छूट नहीं दिलाता। हाँ। अगर कई लोगों पर एक ही घटना से जुड़े अपराधों का, खासकर षड्यंत्र जैसे मामलों का आरोप है, जहां सबूत आपस में जुड़े हैं, तो नियम संयुक्त विचारण यानी जॉइंट ट्रायल का ही होना चाहिए। और सेपरेट ट्रायल सिर्फ अपवाद है जो खास परिस्थितियों में और ठोस कानूनी वजहों से ही होना चाहिए, सिर्फ अभियुक्त के पद के आधार पर नहीं। और इसके दूरगामी मायने क्या हैं? ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है आगे के लिए? ये फैसला न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और उसकी अखंडता, इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि कानूनी प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी रहे, चाहे अभियुक्त कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। सही। और साथ ही ये अश्विनी कुमार उपाध्याय जैसे निर्देशों की सही व्याख्या भी करता है कि हाँ, शीघ्र न्याय जरूरी है, पर ये न्याय के बुनियादी सिद्धांतों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। ये एक तरह का संतुलन साधने वाला फैसला है। बिल्कुल। स्पीड भी चाहिए और फेयरनेस भी, दोनों जरूरी हैं। ये फैसला इसी बैलेंस पर जोर दे रहा है। हाँ, और इससे आम आदमी का भरोसा भी बढ़ता है न्याय व्यवस्था में कि कानून सबके लिए बराबर है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पे शायद आगे सोचने की जरूरत पड़े। हाँ, बताइए। सवाल यह है कि जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, जिनमें बड़े पदों पर बैठे लोग अभियुक्त होते हैं, वहां एक तरफ तो केस जल्दी निपटाने का दबाव रहता है, जैसा अश्विनी कुमार उपाध्याय में कहा गया, और दूसरी तरफ जॉइंट ट्रायल की ये सिद्धांत भी हैं। तो क्या इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने के लिए भविष्य में न्यायपालिका को और भी साफ, मतलब और विशिष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत पड़ सकती है? अच्छा सवाल है। ताकि ऐसे मामलों में, खासकर जो जटिल होते हैं और जिनमें कई अभियुक्त होते हैं, वहां समानता भी बनी रहे और अदालती काम में कुशलता भी, मतलब एफिशिएंसी भी। व्यावहारिक और न्यायपूर्ण संतुलन हमेशा बना रहे, ये संभव है।